चलो, तो वहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब यहाँ पे आते हैं, है ना। इसमें क्या है, देखो। अच्छा, हम लोग भाई बेसिकली अभी आपने सुना होगा लास्ट क्लास मैंने बोला था स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ना, वो नेक्स्ट पार्ट हम लोग ने बना दिया। क्यों? क्योंकि भाई आप लोग को लाइक लंबी वीडियो थोड़ी सी समझ नहीं आती है ना, पूरी बोरिंग होने लगती हैं। इस वजह से 15-15 मिनट में आप लोग को बना के दे दें, इससे थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ती रहे, ठीक है। और कोई इसका रीज़न नहीं है, कुछ बीच में आप लोग को लिए कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं की गई है, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ठीक है सब कुछ। चलो इसमें आते हैं। तो ये जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहे, हमने बेसिकली ओम्स लॉ का या फिर कह सकते हो ओमिक एंड नॉन ओमिक का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं। तो ये जो दो ग्राफ्स बने हुए हैं, ये आपके सामने एक ओमिक का है, एक नॉन ओमिक का है। तो फिर से आपको बताना है इसमें से ओमिक का कौन सा है, नॉन ओमिक का कौन सा है। ऑनेस्टली कमेंट्स में जाओ, बताओ, और वीडियो को पहले पॉज करो, ठीक है। चलो, अब आई थिंक बता दिया होगा सभी ने, है ना। चलो, जिसने बता दिया अच्छी बात है, नहीं बताया और भी अच्छी बात है, ठीक है। चलो, ये जो हमारे पास ग्राफ है ये बना हुआ है, तो इसमें आप देख लो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो स्ट्रेट लाइन 9th में पढ़ा होगा, किसका ग्राफ होता है ये यूनिफॉर्म करके कुछ याद आया था, यूनिफॉर्म मोशन, कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे करके कुछ याद आया हल्का फुल्का सा, है ना। तो ये उसी बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म जो वर्ड पढ़ा है उसी का होता है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वर्ड जो है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो वोल्टेज का चेंज है वो करंट के साथ बिल्कुल सिनोनिमस है। मतलब जितना करंट में चेंज हो रहा है उतना ही वोल्टेज में चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट्स को ले लें, लेट से एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। याद होगा 9th में ऐसा करते थे हम कुछ, है ना। नहीं याद है तो फिर 9th की हम प्लेलिस्ट जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें जाके एक बार आप देख लेना, समझ में आ जाए, शायद से कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप ये चेंज को अगर देखो तो ये पहला वाला चेंज और इधर पहला वाला चेंज, फिर इधर दूसरा वाला चेंज, इधर दूसरा वाला चेंज, बिल्कुल इक्वल चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी रिलेशन को कहते हैं क्या, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का हमने ग्राफ बनाया है, इस वजह से ये इसका ग्राफ बना हुआ है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का ग्राफ बना है। और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है, इसका मतलब ओम्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है। ओम्स लॉ को फॉलो किया जा रहा है तो फिर कौन सा है, ये ओमिक कंडक्टर्स में आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसका ग्राफ है, ओमिक का ग्राफ है, ओमिक कंडक्टर्स का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा ये हमारे पास, ये किसका ग्राफ होगा, सोच के देखो थोड़ा सा, ये किसका है, नॉन ओमिक का। वेरी गुड। एक ओमिक हो गया, दूसरा नॉन ओमिक होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये किसका है, नॉन ओमिक का। इसमें देखो आपका करंट बढ़ रहा है, देखो करंट आपका इंक्रीज हो रहा है समय के साथ, देखो करंट इंक्रीज होता जा रहा है, और करंट जैसे जैसे इंक्रीज होता है वोल्टेज देखो डिप होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब करंट और वोल्टेज में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसी वजह से जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं इस्टेब्लिश हो पा रहा है, इसी वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं लिखेंगे, ये चीज़ नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ओम्स लॉ जो है फॉलो नहीं हो रहा है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो नॉन ओमिक की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। तो डायोड्स हो गए, दूसरा बताएंगे, है ना, आप लोग बताएं। ट्रांजिस्टर भी होते हैं, चलो बता देते हैं, ट्रांजिस्टर भी होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर्स हो गए, डायोड्स हो गए, इन सब का बेसिकली ग्राफ इस तरह का होता है। सारे डायोड्स का, सारे ट्रांजिस्टर का ऐसा ग्राफ नहीं होता। 12th वाला कोई देख रहा हो कहेगा सर गलत पढ़ा दें, तो ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ एक जनरल एक आइडिया लिया है ना। आप लोग थोड़ा सा वास्ट डिस्कवरी कर रहे होते हो डायोड्स पे, है ना। उससे आगे जब आप जाओगे ग्रेजुएशन वगैरह में, हायर स्टडीज़ में, तो और ज़्यादा अच्छे से डीप स्टडी करोगे डायोड्स पे। तो हम उसका सबका एक जनरल बता रहे हैं कि जनरल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब मेरे साथ शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़ करती है कि सर इसमें पूछ लिया जाता है कि दो कर्व दे देंगे, दो कर्व हम ज़रा बताते हैं कैसे दे देंगे दो कर्व। तो इसको यहाँ रब कर लें। ऐसे करके दो कर्व दे दिए जाते हैं और बड़े परेशान करते हैं अगले क्वेश्चन बच्चों को। कहते हैं कि भाई ये दो कर्व हैं, अब दोनों ही सेम टेम्परेचर मेजर किए गए हैं, तो कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, दो कंडक्टर हैं, तो बताओ दोनों में से रेजिस्टेंस हाई किसका है। रेजिस्टेंस हाई किसका है। और बच्चे फिर यहाँ लगाना शुरू करते हैं क्या, तुक्का, या फिर आगे पीछे से पूछना शुरू करते हैं। तो देखो तुक्का नहीं लगाना है हमें उसको पूरी तरह से एकदम ऐसे करके एकदम घोल के पी जाना है कैसे, है ना। तो समझते हैं वो क्या होता है। देखो आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा लाइक आ जाता है 10th में, है ना। 10th में जो ICSE वाले होते हैं जनरली वो पढ़ लेते हैं, CBSE वाले में शायद नहीं पढ़ाओ, तो हम बता देते हैं क्या होता है। देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सिंपली कहती है कि अगर कोई भी एक सीधी सी लाइन है, कोई भी एक लाइन है, तो उसकी क्या बना सकते हैं, उसकी हम इक्वेशन बता सकते हैं। तो उस इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ उसके कोऑर्डिनेट, उसके चाहिए होते हैं कुछ कोऑर्डिनेट, और हमें चाहिए होता है उसका क्या, स्लोप।
तो अगर हम दो चीज़ें पता चल जाएं तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं, ठीक है। ये 2D की बात हो रही है। तो 2D में हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, स्लोप पता चल जाए, तो उसके हम उसके हम इक्वेशन बता सकते हैं लाइन की। अब ये जो वर्ड स्लोप है इसका हमें यहाँ पे काम लेना है, कोऑर्डिनेट का हमें काम नहीं है, हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़नी है, हमें स्लोप का काम है। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई अगर मान लो आप अपनी गाड़ी चढ़ाते हो, घर में गाड़ी जब लाते हो, रोड से ला के घर पे चढ़ाते हो, तो ऐसे एक रैम्प बना रहता है ना ऊपर, तो रैम्प इज व्हाट, वो उसको स्लोप कहते हैं ना, ऐसा स्लोप बनी हुई है। तो स्लोप इज व्हाट, कुछ इस तरह का जो फिगर होता है इसको हम कहते हैं भाई ये जो है ये क्या है, ये स्लोप जा रही है, ये स्लोप है यहाँ पे, है ना। तो जो स्लोप होती है, ये जो स्लोप होती है इसको हम निकालते कैसे हैं, तो स्लोप को निकालने का फॉर्मूला होता है द थिंग्स ऑफ वाई एक्सेस अपॉन थिंग्स ऑफ एक्स एक्सेस। अगर दोनों चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप मिल जाएगी। जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे एक्चुअली y2 - y1 एंड x2 - x1 होता है, वो मैथ्स के टर्म में आ जाएगा। हमें सभी देखना है कि स्लोप का रिलेशन कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें कहा जाएगा कि यहाँ भाई बताओ कि रेजिस्टेंस हाई किसका है, तो हाई रेजिस्टेंस या फिर लो रेजिस्टेंस भी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। क्लियर इतनी बात, आपको निकालना है क्या, स्लोप। कैसे निकालोगे, जो y एक्सेस में चीज़ है उसको रख दो, जो x एक्सेस में चीज़ है उसको रख दो, आपको स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो सर ने कहा था कि भाई स्लोप निकालो, वेग सर ने कहा था, तो वेग सर की बात मान के स्लोप निकाल देते हैं। तो y एक्सेस क्या था, y एक्सेस था v और x एक्सेस क्या था यहाँ पे i। तो y एक्सेस पे v था, x एक्सेस पे i था, दोनों को हमने उठा के रख दिया, ठीक। अब ये जो चीज़ बनी है ये कुछ देखे नहीं लग रही है, देखो अभी देखो याद आएगा, v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब अगर v इज इक्वल्स टू आई आर होता है तो यहाँ से i को हटा दें, यहाँ भेज दें, तो देखो ये v बाई आई को हम r लिख सकते हैं। इसका मतलब ये चीज़ और कुछ नहीं, ये लिखा क्या है, ये तो r ही लिखा हुआ है, और r क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब जो स्लोप है वो रेजिस्टेंस के एकदम इक्वल आ रही है। मतलब अगर स्लोप बढ़ रही होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, अगर स्लोप घट रही होगी तो रेजिस्टेंस घट रहा होगा। अच्छा, स्लोप बढ़ने का रीज़न क्या है, देखो स्लोप बढ़ने का मतलब किस तरह से स्लोप ज़्यादा होगी, आप मुझे बताओ। ये दो फिगर हमने बना दिए, ठीक है, इसमें स्लोप किसकी ज़्यादा है, इसकी स्लोप ज़्यादा है कि इसकी स्लोप ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, है ना। इसमें अगर आपको चढ़ना ऊपर ऐसे तो बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन इसमें आसानी से आप चढ़ सकते हो ऊपर। तो क्यों, क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इसकी स्लोप ज़्यादा है, स्लोप आपने कैसे देखी, ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ज़्यादा है, इस वजह से आपने कह दिया स्लोप ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर देखा तो इसका एंगल कम बन रहा था, आपने कह दिया स्लोप कम है। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस कम आएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं किसकी स्लोप ज़्यादा है किसकी कम है। देखो बी वाले की इतनी बड़ी स्लोप है सिर्फ ये रहा, और ए वाले की ये रही स्लोप, इतनी बड़ी स्लोप आ रही है, तो किसकी स्लोप ज़्यादा है। देखो ये एंगल किसका ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा है किसका, ए वाले का। अगर ए वाले का एंगल ज़्यादा है इसका मतलब उसकी स्लोप ज़्यादा है, तो इस वजह से हम यहाँ लिख देते हैं रीज़न, एंगल ज़्यादा है, एंगल ज़्यादा तो उससे क्या हो गया, स्लोप ज़्यादा हो गई, स्लोप ज़्यादा हो गया तो फिर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके साथ हो गया, ए वाले के साथ, और बी वाले का सब कुछ कम हो गया, समझ में आ गया। तो ए वाला जो यहाँ पे होगा वो हाई रेजिस्टेंस पे होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम उल्टा कर दें। अच्छा, उल्टा करने से पहले इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, देन फिर हम इसको आगे चेंज करते हैं, है ना, मॉडिफिकेशन तब करते हैं। चलो, आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो फिर आगे बता देते हैं आगे क्या है। देखो आगे क्या हमारे पास कहा जा रहा है, जरा इसको हम रब कर दें थोड़ा सा। देखो तो अब यहाँ पे हमने आई कर दिया, यहाँ हमने बी कर दिया, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने चेंजेस कर दिए। इसमें बच्चे फिर तुक्का लगाते हैं, कहते हैं यही तो होगा, फिर है ना, तुक्का नहीं लगाना है, फिर से कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब की बात देखो, बी और आई के ये चेंजेस कर दी, मतलब ये जो थी उसको पलट दिया पूरी तरह से। अब कहेगा ग्राफ में बताओ किसका रेजिस्टेंस हाई होगा। क्वेश्चन सेम है, बस हमने कोऑर्डिनेट को जो चेंज कर दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट जो चीज़ें थी। तो फिर से हमें निकालना क्या है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालते हैं भाई। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला, वाई एक्सेस पे चीज़ें, अब तो आप प्रो हो गए, और एक्स एक्सेस में चीज़ें, है ना। तो वाई एक्सेस में क्या है, आई है, आई रख दिया, और एक्सेस में क्या है, वी है, वी रख दिया, ठीक। फिर से याद आ रहा होगा हल्का हल्का, वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना। इसको आई को हम इधर भेज दें तो वी बाई आई बन जाएगा, इज इक्वल्स टू आर। कौन सा वी बाई आई तो लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखो उल्टा लिखा हुआ है इसका। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो आई बाय वी कर दें, और ये 1 बाय आर, इसका उल्टा हो गया। तो देखो यही तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये और कुछ नहीं, ये क्या लिखा है, 1 बाय आर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब स्लोप जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 बाय आर के इक्वल आ रहा है।
इसका मतलब स्लोप और आर में देखो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है ना, थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर स्लोप बढ़ता जाएगा तो आर घटता जाएगा, और अगर आर बढ़ता जाएगा तो स्लोप घटता जाएगा। उल्टा रिलेशन चल रहा है दोनों में, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या बताना था, सबसे हाई रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस हमें सबसे ज़्यादा बताना था। तो रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसका स्लोप ऑब्वियसली कम आने वाला है। तो स्लोप कम किसका है, देखो बी वाले का क्लियरली स्लोप कम है ए वाले से, इस वजह से अब की बार बी वाले का रेजिस्टेंस हाई होने वाला है, ठीक है। तो देखा आपने से हमने आई और वी को चेंज कर दिया, उसकी वजह से आंसर में पूरी तरह से चेंज हो गया। तो तुक्के नहीं मानने, पूरी तरह से कैलकुलेटिव हमने चीज़ को यहाँ पे पढ़ा है, ठीक। तो आई होप इतना चीज़ समझ में आई होगी। इसके आगे हम क्या करेंगे, जो हमारे रेजिस्टेंस रहते हैं उसके कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो किसका होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कल ले आए वीडियो, नहीं तो फिर परसों आ जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम। तो होपफुली आपको अच्छी लगेगी इतनी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है ना, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना, कमेंट ज़रूर करना, ठीक। चलो बाय बाय।